हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही के हालचाल केमन आछी? कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डार्क फेज, डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, बायोसिंथेटिक रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन स्टार्ट किया था। हमने इंट्रोडक्शन दिया और इंट्रोडक्शन में हमने ये बोला कि डार्क रिएक्शन या डार्क फेज या ब्लैकमैन रिएक्शन या बायोसिंथेटिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा या एसिमिलेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और वहीं पर हमने आपको जस्टिफाई किया था कि जो लाइट फेज था, जो लाइट डिपेंडेंट फेज था, जो फोटोकेमिकल फेज था, जो हिल्स रिएक्शन था, उसमें जो एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन हुआ था वो कहां यूज होगा? डार्क फेज में यूज होगा। ठीक है। सो कैल्विन और बेंसन ने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया क्लोरेला और सिनेडिस्मस पर, और उन्होंने फाइंड आउट किया C3 पाथवे, C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, जो कि एक यूनिवर्सल साइकिल है। ऑल काइंड ऑफ प्लांट में इकलौता साइकिल है जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और रिडक्शन या एसिमिलेशन दोनों कर सकता है। बाद में यह भी पता चला कि C3 साइकिल के अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट OAA ऑक्सैलिक एसिड 4 कार्बन के कंपाउंड में होता है, जिसको C4 साइकिल बोला, और एक इंटरमीडिएट साइकिल डेजर्ट के प्लांट में चलते हैं जिसको हमने कैम्प साइकिल बोला। C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल, जिसको PCR साइकिल, फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल हमने बोला, मोस्टली डाइकॉट में, फ्यू मोनोकॉट्स में होता है। हमने पूरी स्टोरी जो है कवर अप किया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। 18 ATP और 12 NADPH2 यूज हुआ फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाय रिडक्शन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड। हमने जो है क्रूशियल स्टेप थोड़ा सुनिएगा प्लीज, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में शायद मेंशन नहीं हुआ था। द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, the very first step of Calvin cycle where the carbon dioxide will combine with 5 carbon का compound RUDP या RUBP to give rise to first stable product 3 कार्बन का compound phosphoglyceric acid। प्रोसेस को हमने नाम दिया था कार्बोक्सिलेशन। क्रूशियल स्टेप है, पहला ही स्टेप नहीं होगा तो आगे साइकिल नहीं बढ़ेगा, इसलिए C3 साइकिल के लैंग्वेज में हम कार्बोक्सिलेशन को क्रूशियल स्टेप या मेन स्टेप बोलते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी C3 साइकिल की आगे बढ़ती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। कार्बोक्सिलेशन परफॉर्म किया था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड रूबिस्को ने। रूबिस्को एंजाइम ने कार्बोक्सिलेशन किया था RUDP का और बनाया था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3-PGA। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही आपको बोला रूबिस्को बेचारा है, किस्मत का मारा है, इसके पास C कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, O ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी दोनों है। वैसे तो रूबिस्को का एफिनिटी मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को लेके रहता है C3 प्लांट में, बट अगर इसी रूबिस्को एंजाइम को एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम मिलने लगे तो ना चाहते हुए भी इसको करना पड़ेगा ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन नाम देंगे। तो वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं फोटो रेस्पिरेशन जो टॉपिक से। उसके पहले हम कार्बोक्सिलेशन स्टेप ऑफ द C3 साइकिल रिप्रेजेंट मोस्ट क्रूशियल या मेन स्टेप लिख के बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर। इन कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल कार्बोक्सिलेशन इज मेन, बेटर टू से क्रूशियल स्टेप, मेन या क्रूशियल स्टेप। बात आगे ले चलूं मैं लेक्चर में, एंट्री मारूं उसके पहले मैं आपको लाइट फेज से रिलेटेड 2 बात बोलना चाहूंगा। जो फियोफाइटिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटोसिस्टम 2 से, ये फियोफाइटिन थैलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन के तरफ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा के साइड में,
और थियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के बाद जो प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग ब्लू कलर का पिगमेंट, प्लास्टोसाइनिन को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1। प्लास्टोसाइनिन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थैलाकॉइड के इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। ये पॉइंट मेंशन करके समझ के याद करके रखिएगा प्लीज। यहां पर थोड़ा सुनिएगा, नोट के फॉर्म में लिख दे रहा हूं। थियोफाइटिन इज अटैच्ड with outer thylakoid membrane present towards stroma, और प्लास्टोसाइनिन इसको हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक between photosystem 2 and photosystem 1 present या attached with inner thylakoid membrane towards lumen side, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद करके रखिएगा। ये वाला पार्ट जो है लाइट फेज से रिलेटेड था, करंटली इसका कोई खास यूज नहीं है। वेल, लोकेशन आपको समझ के रखना चाहिए। जो है प्लास्टोसाइनिन ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, हम बता चुके हैं। प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमने एंजाइम लिया यहां पर रूबिस्को, फुल फॉर्म है यू ऑलरेडी नो, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रूबिस्को राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मेंशन किया हैज 2 एक्टिव साइट्स, बेटर टू से हैज 2 एक्टिविटी, बेटर टू से हैज 2 रोल्स। ध्यान दीजिएगा, रूबिस्को एंजाइम के पास 2 रोल है। पहला रोल मैंने मेंशन किया या पहला एक्टिव साइट मेंशन किया कार्बोक्सिलेज एक्टिव साइट, और दूसरा ऑक्सीजनेज एक्टिव साइट। तो पहला है कार्बोक्सिलेज एक्टिव साइट और दूसरा है ऑक्सीजनेज एक्टिव साइट। कार्बोक्सिलेज एक्टिव साइट, थोड़ा सुनिएगा, इट performs carboxylation, that is addition of carbon dioxide with RUDP, जिसको हम RUBP भी नाम देते हैं। और जो ऑक्सीजनेज एक्टिव साइट है, इट परफॉर्म्स addition of oxygen with RUDP या RUBP। कार्बोक्सिलेशन और एडिशन ऑफ, ठीक है, प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीजनेशन मेंशन कर देते हैं। प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीजनेशन
कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कार्बोक्सिलेशन करेगा, आरयूडीपी का ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑक्सीजनेशन करेगा आरयूडीपी का। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, जब रुबिस्को एंजाइम का कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी कार्बोक्सिलेशन कर रहा है, दिस रिजल्ट्स इन फोटोसिंथेसिस, दिस रिजल्ट्स इन फोटोसिंथेसिस। एंड जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज एक्टिविटी के थ्रू ऑक्सीजनेशन कर रहा है आरयूडीपी का, तो हम इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। दिस रिजल्ट्स इन फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। रुबिस्को एंजाइम जब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी में कार्बोक्सिलेशन करेगा आरयूडीपी का, प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। इट प्रोड्यूसेस फूड या इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज। और जब यही रुबिस्को एंजाइम कंडीशन डिपेंड ऑक्सीजनेज एक्टिव साइट के थ्रू कर रहा है ऑक्सीजनेशन, जिसमें वो ऐड कर रहा है ऑक्सीजन टू द आरयूडीपी, प्रोसेस को बोला फोटो रेस्पिरेशन, डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। दिस प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी यूजफुल थिंग, thus this photo respiration represents wasteful process, कचरा प्रोसेस है, बट करना ही पड़ेगा। रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के थ्रू फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा है, जबकि फोटो रेस्पिरेशन में कोई जो है अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो क्यों रुबिस्को एंजाइम कर रहा है फोटो रेस्पिरेशन? करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट है। थोड़ा सुनिएगा यहां पर, रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एक्टिव साइट के थ्रू कार्बोक्सिलेशन करेगा तब जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, और यही रुबिस्को एंजाइम अपना पर्पज वेस्टफुल प्रोसेस की तरफ ले जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। सो रुबिस्को एंजाइम C3 प्लांट में, ये हम C3 प्लांट से रिलेटेड बात कर रहे हैं क्योंकि रुबिस्को एंजाइम मेन एंजाइम है C3 प्लांट का। विथ रेफरेंस टू C3 प्लांट्स, विथ रेफरेंस टू C3 प्लांट, C3 प्लांट को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के, उसका जो मेन एंजाइम है रुबिस्को C3 प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करके उसके लिए बनाएगा फूड। इसी C3 प्लांट को कंडीशन डिपेंड और कार्बन डाइऑक्साइड के प्लेस पर मिलने लगा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा, तब यही रुबिस्को एंजाइम जो है फोटो रेस्पिरेशन करेगा C3 प्लांट के लिए, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस होगा C3 प्लांट के लिए। C3 प्लांट का नुकसान भी होगा, क्या होगा हम बातें आगे बताएंगे, ठीक है। तो रुबिस्को बेचारा है, किस्मत कमा रहा है, इसको ना चाहते हुए भी एक वेस्टफुल प्रोसेस ऑन द नेम ऑफ फोटो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा तब जब जो है इस रुबिस्को एंजाइम को C3 प्लांट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई मिलेगा। बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं। सो हेडिंग ले रहा हूं मैं फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट साइकिल है फोटो रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जो है ग्लाइकोलेट साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल। It is also called C2 cycle. It is also called PCO cycle. It is also called photosynthetic. It is also called photosynthetic carbon oxidation cycle. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। C3 प्लांट वही है जो किसी जमाने में पहले परफॉर्म कर रहा था। C3 प्लांट वही C3 प्लांट है जो स्टार्टिंग में या जो पहले परफॉर्म कर रहा था फोटोसिंथेसिस।
C3 प्लांट का जो रुबिस्को एंजाइम था उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो वो फूड बनाने में लगा था। अब क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हुआ कि उसी C3 प्लांट में रुबिस्को को परफॉर्म करना पड़ रहा है फोटो रेस्पिरेशन, एक वेस्टफुल प्रोसेस। आंसर मिल रहा है यहां पर बट नॉट सेटिस्फैक्टरी, कि जो है ऑक्सीजन ज्यादा हो गया रुबिस्को के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया रुबिस्को के लिए उसी C3 प्लांट में, तो वो करने लगा फोटोसिंथेसिस। बट क्वेश्चन फिर आया कि क्यों, जब स्टार्टिंग में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में था रुबिस्को एंजाइम के लिए, तो ऐसा क्या हुआ कि उस रुबिस्को एंजाइम को ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा मिलने लगा। बात समझिएगा, C3 प्लांट तब फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो, जब हाई टेम्परेचर हो, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो हो। आई नीड योर अटेंशन। C3 प्लांट को अगर जिस पर्टिकुलर टाइम में लाइट इंटेंसिटी हाई मिलने लगा या C3 प्लांट के लिए टेम्परेचर हाई हुआ, उस समय C3 प्लांट करेगा क्या, अपने स्टोमाटा का क्लोजर। हाई लाइट इंटेंसिटी में, हाई टेम्परेचर में होगा स्टोमाटा का क्लोजिंग। क्यों? सो दैट ट्रांसपिरेशन या लॉस ऑफ वाटर ना हो। सो C3 प्लांट हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर में लीफ के लोअर सरफेस पर जो स्टोमाटा है उसको कर दिया क्लोज्ड। तो क्या मैं बोलूं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड वो इंटर नहीं कर पाएगा C3 प्लांट के लीफ में, बट C3 प्लांट के लीफ में फोटो जो है रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू रहेगा। रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होता रहेगा मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में है माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोफिल सेल में ही है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में है रुबिस्को एंजाइम। स्टोमाटा क्लोज हो चुका है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, अपोलॉजी प्लीज, और लाइट इंटेंसिटी में तो लाइट रिएक्शन होता रहेगा। लाइट इंटेंसिटी में, हाई लाइट इंटेंसिटी में लाइट रिएक्शन होता रहेगा। लाइट रिएक्शन तो जो है ऑक्सीजन भर भर के रिलीज करेगा ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ग्रीन लीफ में, मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन कंटिन्यू है इवन हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर पे, बट स्टोमाटा क्लोज्ड है। तो जो लाइट रिएक्शन की वजह से साइक्लिक और बेसिकली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से जो ऑक्सीजन मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो रहा है, वो ऑक्सीजन स्टोमाटा बंद है तो बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकता। तो क्या मैं बोलूं, ये फेवर कर रहा है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट रुबिस्को एंजाइम के लिए ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दे रहा है। यही स्टोरी है इसके पीछे का, बात समझिएगा। ले चल रहा हूं यहां पर C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल, PCO साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन की बात आगे। डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट डिकरैंटियो इन टोबैको प्लांट, जो कि C3 प्लांट है। टोबैको प्लांट एक C3 प्लांट है, 1967 में जो है डिस्कवर किया गया था ये। ठीक है, C3 प्लांट, थोड़ा सुनिएगा। मैंने डिफाइन किया यहां पर, मैंने फोटो रेस्पिरेशन नाम से ही काम हो यहां पर पता चल जा रहा है, लाइट डिपेंडेंट रेस्पिरेशन। And what is respiration? Addition of oxygen, removal या release of carbon dioxide। respiration का सिंपल मीनिंग, respiration में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लेकिन ये देखो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को कंज्यूम करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना काम है माइटोकॉन्ड्रिया का या काम है नॉर्मल सेल्स का, हम बोल सकते हैं। वैसे तो हर एक सेल में होता है, बट यहां रेस्पिरेशन में लाइट इन्वॉल्वमेंट है, ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वो भी ग्रीन सेल्स में, वो भी फोटोसिंथेटिक सेल में। तो बात यहां से मैं आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। फोटो रेस्पिरेशन
is light dependent use of oxygen and release of carbon dioxide by green plant cells, better to say photosynthetic cells. जो सेल फोटोसिंथेसिस कर रहे थे वही सेल फोटोरेस्पिरेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स। बात पकड़िएगा, एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। फोटो रेस्पिरेशन को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला फोटो रेस्पिरेशन इज लाइट डिपेंडेंट। फोटो रेस्पिरेशन इज लाइट डिपेंडेंट ऑक्सीजनेशन ऑफ RUDP या RUBP performed by Rubisco enzyme in photosynthetic cells which releases कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के सेल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ये कौन सी बात है? फोटोसिंथेसिस के सेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है ना। C3 साइकिल में तो हमने वही सुना था ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। लेकिन यहां पर जो फोटोसिंथेटिक सेल किसी जमाने में रूबिस्को एंजाइम का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस या एसिमिलेट कर रहा था ग्लूकोज में, अब वही फोटोसिंथेटिक सेल में, उसी क्लोरोप्लास्ट में वही रूबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन यूज कर रहा है। जस्ट फोटोसिंथेसिस का अपोजिट हो रहा है। फोटो रेस्पिरेशन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है फोटोसिंथेटिक सेल। क्यों हो रहा है थोड़ा सुनिएगा। इट अकर्स this photorespiration occurs in high temperature. This photorespiration occurs in high temperature, high light intensity, high oxygen concentration and low carbon dioxide concentration। बात पकड़ा फोटो रेस्पिरेशन पर। डिकरेंटियो ने टोबैको प्लांट में डिस्कवर किया और बोला कि लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक सेल में रूबिस्को एंजाइम इंस्टेड ऑफ एसिमिलेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, अब रूबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेटिक सेल में यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। इसी को हमने बोला फोटो रेस्पिरेशन। बात आगे ले चल रहा हूं मैं, बात समझिएगा। मेंशन कर रहा हूं यहां पर इन हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर stomata of C3 leaves closed to prevent transpiration। बात समझिएगा, नीड योर अटेंशन। closing of stomata also prevent exchange of gases, that is oxygen will not move out and carbon dioxide cannot come in। थोड़ा सुनिएगा। कंटिन्यूअस
continuous light reaction will generate high amount of oxygen in the chloroplast या बेटर टू से ग्रीन सेल बोल दो, ग्रीन सेल। तो सुनिएगा, नाउ this increased amount of oxygen can perform photooxidation destruction of the cells. Thus Rubisco plays important role to use oxygen in photorespiration process। ये मैंने यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट किया कि कैसे उसी सेम रूबिस्को एंजाइम के लिए, जिस रूबिस्को एंजाइम को कार्बन डाइऑक्साइड पहले ज्यादा मिल रहा था और वो रूबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेटिक सेल में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा था, उसी सेल में उसी रूबिस्को एंजाइम को कब मिलेगा ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा? तब मिलेगा जब टेम्परेचर राइज करेगा, जब लाइट इंटेंसिटी राइज करेगा, उस कंडीशन में लीफ अपना स्टोमाटा क्लोज करेगा, बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लाइट इंटेंसिटी में हो रहा है लीफ के अंदर, जिससे ऑक्सीजन इनसाइड द मेसोफिल सेल या फोटोसिंथेटिक सेल जनरेट होगा। वो ऑक्सीजन बाहर भी नहीं जा पाएगा, वो ऑक्सीजन जो है सिस्टम का या सेल का फोटो ऑक्सीडेशन डिस्ट्रक्शन ना करे, इसके लिए जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस रूबिस्को परफॉर्म कर रहा है। और सीधी सी बात है, जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू सेल में इंक्रीज करेगा और वो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा थ्रू स्टोमाटा, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया रूबिस्को के लिए, तो रूबिस्को जो है करने लगा। रूबिस्को करेगा, ऐसा नहीं कि जो है इनएक्टिव रहेगा। दो रूबिस्को का जो है एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज्यादा है, बट रूबिस्को को बोला जाएगा कि आप फोटो ऑक्सीडेशन ना हो इस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, तो आप ये वेस्ट प्रोसेस करिए। ठीक है, इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। वैसे तो जो है फोटो रेस्पिरेशन बदनाम है वेस्टफुल प्रोसेस के नाम पर, फोटो रेस्पिरेशन बदनाम है वेस्टफुल प्रोसेस के नाम पर, बट इतना भी बदनाम ना किया जाए इसको, क्योंकि इसी में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में कोई डिस्ट्रक्शन ना हो ग्रीन सेल का, क्लोरोप्लास्ट का, एक्सेट्रा। रूबिस्को एंजाइम जो है फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन को क्या मैं फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस है, मैं आगे लिंक करूंगा, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ही तो C3 प्लांट के लीफ या क्लोरोप्लास्ट बचे हैं ना, फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ही, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज हो जा रहा है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दो कोई प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, बट ऑक्सीजन तो यूज हो रहा है ना, तो क्या मैं फोटो रेस्पिरेशन को नेसेसरी इविल बोल सकता हूं? है इविल का स्टोरी तो आगे मैं कनेक्ट कर लूंगा, बट ये जो इविल प्रोसेस है, ये जो बैड प्रोसेस है, जरूरी है ना ऑक्सीजन के यूटिलाइजेशन के लिए जो लाइट रिएक्शन में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्यों ना मेंशन किया जाए यहां पर फोटो रेस्पिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, याद रखिएगा।
फोटो रेस्पिरेशन, जैसे ही मैंने रेस्पिरेशन के आगे फोटो, जैसे ही मैं केवल रेस्पिरेशन बोलूं तब तो स्टोरी माइटोकॉन्ड्रिया ले जाएगा, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन बोला तो समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन में लाइट का रोल है, और रेस्पिरेशन में लाइट का रोल है तो लाइट तो ट्रैप करते हैं पिगमेंट, तो सीधी सी बात है फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास रुबिस्को एंजाइम है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन होगा क्लोरोप्लास्ट में ही। ये भी बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू अदर सेल ऑर्गेनेल्स दैट इज पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें 3 सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं। फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा क्लोरोप्लास्ट में। फोटो रेस्पिरेशन करने वाला एंजाइम रुबिस्को, जिसको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा और करना ही चाहिए, सो दैट दो द फोटो रेस्पिरेशन इविल स्टेप है बट नेसेसरी है। ठीक है, मैंने जस्टिफाई कर दिया। हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी, स्टोमाटा क्लोज होगा, ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगा रुबिस्को एंजाइम के लिए, तो फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट में चालू होगा। 2 और सेल ऑर्गेनेल फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक साइक्लिक स्टेप है, 2 और सेल ऑर्गेनेल पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने में इन्वॉल्व होंगे। इरेज करके साइकिल की बात कर लेते हैं इन 3 सेल ऑर्गेनेल के लैंग्वेज में। ध्यान दीजिएगा प्लीज, कंसीडर कर रहा हूं, ये सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, जो मीजोफिल के साइटोप्लाज्म में है। मीजोफिल के साइटोप्लाज्म में कहीं बाजू में दूसरा सेल ऑर्गेनेल, ये मैंने कंसीडर किया पेरोक्सिसोम, और मीजोफिल के साइटोप्लाज्म में कहीं पेरोक्सिसोम के आजू बाजू में ये तीसरा सेल ऑर्गेनेल मैंने कंसीडर किया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 3 सेल ऑर्गेनेल कलेक्टिवली फोटो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे। ई है क्लोरोप्लास्ट के बाद स्टोरी आएगा पेरोक्सिसोम में, ऐसा ही सीक्वेंस है, और उसके बाद आएगा स्टोरी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया फोटो रेस्पिरेशन में तीनों सेल ऑर्गेनेल का ऐसे ही लोकेशन या सीक्वेंस मेंशन करेंगे। तो देखिएगा यहां पर क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। ठीक है, बाहर से क्यों अंदर ही जनरेट हो रहा है तो हम अंदर ही ले लेते हैं, डजंट मैटर। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रहा है अपना फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीजन हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में यहां पर है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में है आरयूबीपी। कौन है आरयूबीपी? 5 कार्बन का कंपाउंड, बात पकड़िएगा, 5 कार्बन का कंपाउंड आरयूबीपी के साथ ऐड किया जाएगा। आरयूबीपी के साथ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऐड होगा। प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेशन, और इस ऑक्सीजनेशन में रुबिस्को एंजाइम का ओ काम कर रहा है। 5 कार्बन है आरयूबीपी के पास, एक भी कार्बन नहीं है। ऑक्सीजन के पास सब्सट्रेट में 5 कार्बन है, प्रोडक्ट भी 5 कार्बन का बनेगा। यहां एक और बात, रेस्पिरेशन में जो है ब्रेकिंग होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, जो है स्टोरी आएगा नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे। जो है रेस्पिरेशन एक ब्रेकिंग प्रोसेस है, यहां पर भी ऑक्सीजनेशन हो रहा है आरयूबीपी का, कोई सिंगल प्रोडक्ट ना बनके। फोटोसिंथेसिस में आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन हुआ था तो एक ही स्टेबल प्रोडक्ट बना था पीजीए। यहां पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो पीजीए खुद रहेगा, पीजीए खुद रहेगा, और दूसरा बनेगा
फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, बात पकड़ेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट, नीड योर अटेंशन। सबस्ट्रेट में 5 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी 5 कार्बन होने चाहिए। पीजीए के पास 3 कार्बन है और ये जो दूसरा प्रोडक्ट बना इसके पास 2 कार्बन है। ये जो बना, ये क्या मैं बोलूं, आरयूबीपी का ब्रेकिंग ही तो हुआ ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के थ्रू। जब जो है रूबिस्को ने ऑक्सीजन ऐड किया आरयूबीपी को तो 2 प्रोडक्ट बना ना। क्या मैं बोलूं, आरयूबीपी 5 कार्बन का इकलौता कंपाउंड 3 और 2 कार्बन के 2 प्रोडक्ट में ब्रेक हुए। ये भी जस्टिफाई कर रहा है कि रेस्पिरेशन ही हुआ। तो सुनिएगा, ये पीजीए इन्वॉल्व हो जाएगा या यूज किया जाएगा फ्यूचर में C3 साइकिल में। पीजीए फ्यूचर में C3 साइकिल में यूज किया जाएगा। नीड योर अटेंशन। ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, फॉस्फोग्लाइकोलेट आगे बढ़ा, ये करेगा डीफॉस्फोराइलेशन। ये क्या करेगा? डीफॉस्फोराइलेशन। इसका होगा डीफॉस्फोराइलेशन। तो डीफॉस्फोराइलेशन में आईपी, डिफॉस्फोराइलेशन में जो है आईपी या पीआई रिलीज हो जाएगा। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू। नीड योर अटेंशन, बात पकड़ेगा। मैं एक ऑक्सीजन को फोटो रेस्पिरेशन में यूज कर रहा हूं, मैं आगे जाऊंगा और आगे जाऊंगा तो मुझे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के। मैं बताऊंगा क्यों ना यहां पर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जब आगे जाके यहां माइटोकॉन्ड्रिया में मैं बोलूंगा कि एक बार वापस से जो है अगर फोटो रेस्पिरेशन हुआ तब कहीं जाके माइटोकॉन्ड्रिया की स्टोरी आगे बढ़ेगी। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टोरी तब आगे बढ़ेगी जब 2 बार जो है फोटो रेस्पिरेशन साथ में चलेगा। तो क्यों ना 2 बार की जगह पर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट ले लूं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी के साथ रिएक्ट होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए और 2 मॉलिक्यूल ऑफ, नीड योर अटेंशन, यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ आरयूबीपी 5 2 10 कार्बन हो गए। यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए के पास 6 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट के पास 4 कार्बन, 6 4 प्रोडक्ट में भी। तो यहां पर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। चाहे फॉस्फेट ऐड करना हो चाहे फॉस्फेट रिलीज करना हो, काइनेज एंजाइम यूज होता है। आरयूबीपी का ऑक्सीजनेशन प्रोसेस परफॉर्म किया रूबिस्को एंजाइम ने, ब्रेक हुआ 2 प्रोडक्ट में पीजीए और फॉस्फोग्लाइकोलेट। पीजीए यूज हो जाएगा C3 साइकिल में। फॉस्फोग्लाइकोलेट का फोटो रेस्पिरेशन में आगे हुआ डीफॉस्फोराइलेशन, 2 फॉस्फेट रिमूव किया और हमें मिला यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट। जो फॉस्फोग्लाइकोलेट था मैंने जो है फॉस्फेट निकाल दिया, 2 फॉस्फेट था क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट। 2 कार्बन का कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट। अब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट आएगा जो है पेरोक्सिसोम में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट इंटर करेगा पेरोक्सिसोम में। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट का हम करेंगे ऑक्सीजनेशन, सेकेंड ऑक्सीजनेशन। पहला ऑक्सीजनेशन आरयूबीपी का रूबिस्को ने किया, यहां पर हम सेकेंड ऑक्सीजनेशन करेंगे जो है ग्लाइकोलेट के साथ हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे। ये ऑक्सीजन जोड़ने का काम कर रहा है ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीजन जोड़ने का काम कर रहा है ऑक्सीडेज एंजाइम। हम ग्लाइकोलेट का ऑक्सीजनेशन करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें ग्लाइऑक्सिलेट। हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट और हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलेगा। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालेज से हम ब्रेक कर देंगे क्योंकि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड खुद में टॉक्सिक होता है, इसको अकमुलेट हम नहीं कर सकते। तो यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं H2O2, ये H2O और O2 में ब्रेक हो जाएगा कैटालेज एंजाइम के थ्रू। ये एक साइड रिएक्शन है, इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट जो
डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट से बना। ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट इंटर किया पेरोक्सिसोम में। हमने ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लाइकोलेट का किया ऑक्सीजनेशन। नीड योर अटेंशन, ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजनेशन किया और हमें मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट। अब हमने क्या किया तो सुनिएगा, नेक्स्ट हमने इस ग्लाइऑक्सिलेट का किया हमने डीअमाइनेशन। ग्लाइऑक्सिलेट, बात पकड़िएगा, ग्लाइऑक्सिलेट का हमने किया डीअमाइनेशन या ट्रांसअमाइनेशन और हमने ग्लाइऑक्सिलेट नॉट डीअमाइनेशन, अमाइनेशन किया। मैंने अमाइनो ग्रुप ऐड किया। ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट है 2 कार्बन का, हमने इसके साथ ऐड किया अमोनिया ग्रुप को। इसके साथ ऐड किया अमोनिया ग्रुप को, अमोनिया ग्रुप को ऐड किया। अमोनिया ग्रुप ऐड करने के लिए सुनो, अमोनिया ग्रुप 2 अमोनिया ग्रुप को ऐड करने के लिए ग्लाइऑक्सिलेट के साथ हमें चाहिए अमोनिया ग्रुप डोनर। अमोनिया ग्रुप डोनर के नाम पर हमने रिक्वेस्ट किया ग्लूटामेट को। किसको? ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड ने अपना अमोनिया, ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, इसने अपना अमोनिया डोनेट किया और खुद कन्वर्ट हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में। ग्लाइऑक्सिलेट का पेरोक्सिसोम में ही हमने किया अमाइनेशन, एडिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, या इसको हम ट्रांस अमाइनेशन भी नाम देते हैं, ट्रांस अमाइनेशन। और हमें प्रोडक्ट मिला ग्लाइसिन। हमने जो है ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट कर लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन 2 कार्बन का अमाइनो एसिड है, याद रखिएगा। अब ये जो ग्लाइसिन है ये आगे बढ़ा गया माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन गया माइटोकॉन्ड्रिया में। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आया पेरोक्सिसोम से। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन के पास बताइए प्लीज कितना अमाइनो ग्रुप? 1 अमाइनो एसिड के पास 1 अमाइनो ग्रुप। 2 ग्लाइसिन 2 कार्बन का कंपाउंड है, 1 अमाइनो एसिड है, तो क्या मैं बोलूं 2 ग्लाइसिन के पास 2 अमाइनो ग्रुप होगा? मेरी बात समझो। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के साथ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन के साथ होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में ग्लाइसिन से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करूंगा, साथ में मैं डीअमाइनेशन भी करूंगा। 3 चीजें हो रही हैं। यहां पर 2 अमोनिया ग्रुप रिलीज हो रहा है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD ये कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 में। तो यहां पर हमने डिहाइड्रोजनेशन भी किया। तो हमने क्या क्या किया, ध्यान दीजिएगा। हमने डीअमाइनेशन किया, इसमें हमने डीकार्बोक्सिलेशन किया और हमने डिहाइड्रोजिनेशन किया, डिहाइड्रोजिनेशन किया। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। और एक बात यहां पर हम मेंशन करना चाहेंगे, 2 मॉलिक्यूल नहीं जाएगा, एक मॉलिक्यूल ही निकलेगा। हम इसको आगे जो है कनेक्ट करने वाले हैं। 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल निकालेंगे, नॉट ऐसा कि नहीं, बता रहा हूं मैं, वेट करिएगा प्लीज। 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा और 1 हाइड्रोजन निकलेगा। इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में NAD होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में NADP मत यूज करिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ग्लाइसिन प्लस ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल हैं। बात पकड़िएगा, 1 मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, यह भी मॉलिक्यूल 2 कार्बन का, दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे
और इस कंडेंसेशन के समय 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन कंडेंसेशन के समय एक अमोनिया निकाल देंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। बात समझिएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जो आया है पेरोक्सिसोम से इन द माइटोकॉन्ड्रिया कंडेंस हुए, डिकार्बोक्सिलेशन के नाम पर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया मैंने। सबस्ट्रेट में 2 ग्लाइसिन के पास टोटल 4 कार्बन, एक कार्बन हमने निकाल दिया तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन बचेगा। सबस्ट्रेट में एक ग्लाइसिन के पास एक अमाइनो ग्रुप, दूसरे ग्लाइसिन के पास भी एक अमाइनो ग्रुप, दोनों को मिला के 2 अमाइनो ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप हमने निकाल दिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके पास एक अमाइनो ग्रुप ही रहेगा। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है सेरीन। सेरीन एक अमाइनो एसिड है। अगर सेरीन एक अमाइनो एसिड है तो इसके पास एक अमोनिया ग्रुप होना चाहिए। सबस्ट्रेट में 2 अमोनिया ग्रुप हैं, 2 ग्लाइसिन को मिला के तो हमने एक डीअमाइनेशन कर लिया। सेरीन ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। सेरीन ये 3 कार्बन का जो है अमाइनो एसिड है। तो हमने सबस्ट्रेट में जो 4 कार्बन थे, 2 और 2, यहां पर 3 कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकाल दिया। और हमने यहां पर 2 ग्लाइसिन जब कंडेंस हो रहे थे तो हमने हाइड्रोजन एक निकाला और उस हाइड्रोजन को NAD को दे दिया और वो रिड्यूस हो गया NADH2, डीअमाइनेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, मिला सेरीन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया, देखो तो सही, फोटो रेस्पिरेशन बोल रहे हैं ना, तो रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तो ये फोटो रेस्पिरेशन ही कंटिन्यू है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसलिए हम बोल सकते, जस्टिफाई कर रहे हैं। सेरीन बात आगे ले गया, सेरीन एंट्री मारा वापस जो है पेरोक्सिसोम में, और हमने सेरीन का किया डीअमाइनेशन। बात समझिएगा, सेरीन के पास एक अमाइनो ग्रुप है, सेरीन एक अमाइनो एसिड है, इसके पास एक अमाइनो ग्रुप है। सेरीन का किया हमने डीअमाइनेशन, इससे इसका अमोनिया मैंने निकाला और इसके अमोनिया को हमने दे दिया अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को। किसको दे दिया? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा KGO को, और अल्फा KGO वापस बन गया ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूटामेट में। ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप निकाल देंगे, अल्फा KGO बनेगा। स्टोरी आगे चल रही थी तो जो अल्फा KGO था उसको मैंने अमाइनो ग्रुप दिया, क्या करके दिया? सेरीन का डीअमाइनेशन करके दिया, सेरीन का डीअमाइनेशन करके दिया, सेरीन का डीअमाइनेशन करके दिया, तो अल्फा KGO अमाइनो ग्रुप को लेके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। सीधी सी बात है, ग्लूटामेट से अमोनिया निकाल दो, अल्फा KGO बनेगा, अल्फा KGO में अमोनिया जोड़ दो, ग्लूटामेट बनेगा। तो ग्लूटामेट स्टार्टिंग में अमोनिया ग्रुप देगा, ग्लाइकोलेट को खुद कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा KGO में। अल्फा KGO बाद में अमोनिया ग्रुप लेगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, ये चलता रहेगा, एडिशनल ग्लूटामेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने किया यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने पेरोक्सिसोम में डीअमाइनेशन सेरीन का किया तो मुझे मिला हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। क्या मिला? हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, 3 कार्बन का कंपाउंड हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। ये अमाइनो एसिड नहीं, ये सिंपल जो है हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड बोल दीजिए। हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड एक एसिड है, हमने जो है सेरीन से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया, तो अब यहां पर हमें मिला हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का। करेंगे हम नेक्स्ट रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में हाइड्रोक्सी, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा जो आगे स्टोरी बता रहा हूं ये पेरोक्सिसोम में हो रहा है। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरिक एसिड में, या ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट में। हम यहां पर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का रिडक्शन किया, रिडक्शन का मतलब हुआ हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के साथ
हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए हाइड्रोजन डोनर चाहिए, वो हाइड्रोजन डोनर है NADH2। NADH2 ने अपना हाइड्रोजन दिया किसको, जो है दिस हाइड्रोक्सी पाइरुवेट को, और कन्वर्ट हो गया रिडक्टेज एंजाइम, यहां पर हम मेंशन कर सकते हैं, एंजाइम का नाम है रिडक्टेज। डीअमाइनेशन, ये जो है डीअमाइनेज एंजाइम करेगा, डीअमाइनेज एंजाइम। अब ये जो ग्लिसरेट बना या ये जो ग्लिसरिक एसिड बना, कहां बना, पेरोक्सिसोम में। ये इंटर करेगा, ग्लिसरिक एसिड इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लिसरिक एसिड इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और हम इसका कर देंगे फॉस्फोराइलेशन। क्या कर देंगे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सबस्ट्रेट को फॉस्फेट ऐड करना। फॉस्फेट ऐड करने के लिए मुझे डोनर चाहिए, डोनर के नाम पर मैं ATP को यूज करूंगा, जो कि एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेगा। ग्लिसरिक एसिड का काइनेज के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन करेंगे, हमें मिल जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो यूज हो सकता है C3 साइकिल में। ऐसी है 3 सेल ऑर्गेनेल एक साथ में मिलके एक स्टोरी फोटोरेस्पिरेशन कंप्लीट किया। बात पकड़िएगा यहां पर दो पॉइंट जस्टिफाई कर रहा हूं। एक तो जो है फोटोरेस्पिरेशन थोड़ा सुनिएगा, फोटोरेस्पिरेशन साइकिल में द cycle was preceded by 2 carbon compound, that is phosphoglycolate, thus C2 cycle, एक पॉइंट हो गया। और दूसरा बोल रहा हूं इन फोटोरेस्पिरेशन कंपाउंड्स, ऐसा मान ले मेनी कंपाउंड्स या जो स्टार्टिंग के कंपाउंड हैं, कंपाउंड्स आर ऑफ 2 कार्बन, हेंस C2 साइकिल। ठीक है। और फोटोरेस्पिरेशन की कहानी को कैरी फॉरवर्ड किया फॉस्फोग्लाइकोलेट ने, इसलिए ग्लाइकोलेट साइकिल। एज साइकिल is preceded by phosphoglycolate, hence glycolate cycle। लाइट के प्रेजेंस में RuBP का हमने किया ऑक्सीडेशन, इसलिए फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। वाई कार्बन, क्योंकि RuBP कार्बन कंपाउंड है। बात मेरी सुनिएगा, समझिएगा, लास्ट टाइम रिमाइंड और रिवाइज कर रहा हूं, समअप कर रहा हूं। 2 ऑक्सीजन को मैंने स्टोरी में ले, अगर मैं एक ऑक्सीजन से फोटोरेस्पिरेशन बताता तो एक फॉस्फोग्लाइकोलेट, एक ग्लाइकोलेट, एक ग्लाइऑक्सिलेट, एक ग्लाइसिन यहां पर आता माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में आता, बट माइटोकॉन्ड्रिया में हमें 2 ग्लाइसिन चाहिए सेरीन बनाने के लिए। सेरीन 3 कार्बन का है, एक ग्लाइसिन 2 कार्बन का है, तो हमें सेरीन बनाने के लिए एटलीस्ट मोर देन 2 कार्बन तो सबस्ट्रेट में चाहिए, इसलिए वापस से ग्लाइसिन चाहिए, 2 ग्लाइसिन यहां पर लगेंगे। तो अगर मैं एक ऑक्सीजन को लेकर स्टोरी बताता तो मुझे बोलना पड़ता कि ऐसे में जब एक बार और फोटोरेस्पिरेशन होगा, एक और ग्लाइसिन आएगा, तब 2 ग्लाइसिन कंडेंस होके डिकार्बोक्सिलेशन करके सेरीन बनाएंगे। इसकी जगह पर हमने 2 ऑक्सीजन लेके बात आगे बढ़ा दी। ऑक्सीजनेशन इज द फर्स्ट स्टेप परफॉर्म्ड बाय RuBP का बना 2 प्रोडक्ट, इसलिए इसको ब्रेकिंग प्रोसेस बोला।
फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड, फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो मत ही बोलिए क्योंकि 2 प्रोडक्ट है। इट इज द प्रोडक्ट जो है फोटो रेस्पिरेशन को आगे ले जा रहा है, इसलिए ग्लाइकोलेट साइकिल। जनरली मोस्ट ऑफ द इनिशियल कंपाउंड्स आर 2 कार्बन का, इसलिए C2 साइकिल। सो फॉस्फोग्लाइकोलेट का डीफॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलेट आया इन द पेरोक्सिसोम, हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंस में कन्वर्ट हुआ ग्लाइऑक्सिलेट में। ग्लाइऑक्सिलेट का किया हमने अमाइनेशन किया तो अमाइनो एसिड ग्लाइसिन मिला और 2 ग्लाइसिन आए इन द माइटोकॉन्ड्रिया, 2 ग्लाइसिन कंडेंस हुए, साथ में एक अमोनिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन रिलीज हुआ। 2 ग्लाइसिन कंडेंस होकर बना लिए सेरीन का एक मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन का है, सेरीन आया। पेरोक्सिसोम में इसका हमने किया डीअमाइनेशन, हमें मिला हाइड्रोक्सीपाइरुवेट का हमने किया रिडक्शन, हमें मिला ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट को लाया हमने जो है क्लोरोप्लास्ट में, किया इसका फॉस्फोराइलेशन, एटीपी का यूज करके बना पीजीए 3 कार्बन का, जो कि वापस C3 में यूज हो सकता है। क्या बना? कुछ यहां पर यूजफुल दिख रहा है इस स्टोरी में कि ये यूजफुल बना, इससे ये वेस्ट प्रोसेस है, बहुत बड़ा वेस्ट प्रोसेस है। क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा से ज्यादा कार्बन चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन या कार्बन कंपाउंड चाहिए, हम ये भी बोल सकते हैं। बात देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट बना, जिसके पास 4 कार्बन है टोटल, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट टोटल 4 कार्बन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट में 4 कार्बन गया पेरोक्सिसोम में, गया माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में 4 कार्बन से 1 कार्बन बाहर निकल गया और क्लोरोप्लास्ट को वापस मिला 3 कार्बन। क्लोरोप्लास्ट के से जो 4 कार्बन बाहर निकले, वापस साइकिल में उसके पास केवल 3 कार्बन आया। क्या मैं बोलूं, इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में 25% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जा रहा है। जितना कार्बन क्लोरोप्लास्ट से बाहर गया उतना कार्बन वापस नहीं आया, 25% कार्बन बाहर निकल गया। इस प्रोसेस में न तो NADPH2 बना, न तो ATP बना, इंस्टेड एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और कुछ भी यूजफुल नहीं बन रहा है। ATP यूज कर रहा हूं मैं, अगर मैं ATP यूज कर रहा हूं तो कुछ फ्रूटफुल बनना चाहिए, बट कुछ फ्रूटफुल नहीं बन रहा है, बट फोटो रेस्पिरेशन होना चाहिए। सो 25% कार्बन का नुकसान हुआ, NADH2 यूज हो रहा है, ATP यूज हो रहा है, कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन का जो है मैं बोल सकता हूं वेस्टफुल प्रोसेस बोलने का रीजन है, ड्रॉबैक है। फिर भी हो रहा है, होना भी चाहिए, नेसेसरी इविल है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। फोटो रेस्पिरेशन को हमने साइकिल के थ्रू समझ लिया है, जल्दी से थियोरेटिकल लैंग्वेज में लिख कर समझ लेते हैं और फिनिश कर लेते हैं। तो सुनिएगा, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन कैसे कैसे गया, बात आगे बढ़ा रहा हूं, जल्दी जल्दी फिनिश करता हूं। सेम स्टोरी जो मैंने साइकिल के लैंग्वेज में बोला उसी को थ्योरी के लैंग्वेज में बोल रहा हूं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन added, 2 molecule of oxygen added to 2 molecule of RUBP by Rubisco enzyme, ठीक है। प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP results in formation of 2 molecule of PGA and 2 molecule of phosphoglycolate या phosphoglycolic acid, phosphoglycolate या glycolic acid।
फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड या फॉस्फोग्लाइकोलेट। और सुनिएगा, बात आगे रखा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए यूज्ड इन C3 cycle. Need your attention. 2 molecule of phosphoglycolate. Next converted into 2 molecule of glycolic acid या glycolate by dephosphorylation. That is removal of inorganic phosphate by kinase enzyme. Next क्या हुआ, 2 molecule of glycolate enter in peroxisome where oxidation of 2 molecule of glycolate performed by oxidase enzyme results in formation of 2 molecule of glyoxylate plus H2O2, which is broken by catalase enzyme in H2O and O2. ग्लायोक्सिलेट हमें मिल गया, इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। 2 molecule of glyoxylate undergo ट्रांसअमाइनेशन। किसी कंपाउंड को अमाइनो ग्रुप देना या उसी किसी कंपाउंड से अमाइनो ग्रुप निकालना, एक कॉमन वर्ड यूज होता है ट्रांसअमाइनेशन, और स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं अमाइनेशन। ग्लायोक्सिलेट अंडरगो ट्रांसअमाइनेशन या अमाइनेशन in which transaminase या सिंपली अमाइनेशन के लैंग्वेज में अमाइनेज एंजाइम ऐड अमाइनो ग्रुप टू glyoxylate, 2 molecule of glyoxylate results in formation of 2 molecule of ग्लाइसिन, जो कि अमाइनो एसिड है। ठीक है, यहां पर मेंशन कर देते हैं, अमाइनो ग्रुप इज प्रोवाइडेड बाय ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, which then converted into alpha ketoglutaric acid, alpha KGA. Now next please सुनिएगा, 2 molecule of glycine next enter in mitochondria where they go for condensation
condensation and simultaneously dehydrogenation, decarboxylation and deamination also occurred, producing two molecule of, या टू नहीं सिंगल आ जाएगा, प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। वन मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है, अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, 3 कार्बन का अमाइनो एसिड है। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, सेरीन कम्स इन peroxisome, where deamination of serine produces hydroxypyruvate, 3 कार्बन का। ठीक है, और यहां पर मेंशन कर दें रिलीज्ड अमाइनो ग्रुप एक्सेप्टेड बाय अल्फा KGa टू फॉर्म ग्लूटामेट। बात इतना क्लियर है। अब ग्लूटामेट वापस से जो है, जब ग्लाइऑक्सिलेट का इस वाले स्टोरी में वापस से ऑक्सीजन देने के लिए रेडी है, तो ग्लूटामेट ने अमोनिया दिया, अल्फा KGa में कन्वर्ट हो गया, अल्फा KGa ने अमोनिया लिया, वापस ग्लूटामेट, तो ये चलता रहेगा। इरेज कर रहा हूं, बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इन पेरोक्सिसोम hydroxypyruvate undergoes reduction by NADH2, results in formation of reductase एंजाइम के प्रेजेंस में results in formation of ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का। आगे बात बढ़ा रहा हूं, ग्लिसरेट नेक्स्ट enters in chloroplast where phosphorylation of glycerate using ATP by kinase enzyme produces phosphoglyceric acid, which laterally used in C3 cycle. This results in completion of photorespiration. This results in completion of photorespiration. बात समझा? ठीक है, इरेज करके कुछ और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करता हूं। बात सुनिएगा प्लीज। यहां पर सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोरेस्पिरेशन। सो फोटोरेस्पिरेशन ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट
from chloroplast 4 carbons move out and only 3 carbons return back. Hence, there is loss of 25% carbon from chloroplast. गलत बात है ये। 4 कार्बन को 100% मान ले तो 25% चला गया क्लोरोप्लास्ट, 75% वापस आया। ठीक है, और देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ ATP and NADH2, though there is no formation of useful net product। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक हैं, नो टेंशन। फोटो रेस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन मेंशन कर देते हैं। आप पहले भी मेंशन किया था, फोटो रेस्पिरेशन सेव द सेल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन ड्यू टू increased ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। बात क्लियर है? और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे अभी याद आ गया, फोटो रेस्पिरेशन उन C3 प्लांट में ज्यादा होगा जो C3 प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हमेशा हाई लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर होता है। तो जो है C3 प्लांट्स ऑफ ट्रॉपिकल areas, tropical regions are most sufferer, सबसे ज्यादा जो है ट्रॉपिकल एरिया में जो C3 प्लांट ग्रो हो रहे हैं उनको सबसे ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। फोटो रेस्पिरेशन नेसेसरी इविल है, फोटो रेस्पिरेशन इविल है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का 25% कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में वेस्ट जा रहा है। और सुनिएगा, इन फोटो रेस्पिरेशन ध्यान दीजिएगा, टू टाइम्स ऑक्सीजनेशन, जिसको ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, पहला तो मेन स्टेप में होता है और दूसरा जो है पेरोक्सिसोम में होगा, एंड 2 टाइम्स डीअमाइनेशन। सो फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल हमने फिनिश किया, जिसको हम PCO फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी बोलते हैं। याद रखिएगा प्लीज, जो है ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो हो रहे C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन से सबसे ज्यादा सफर करते हैं। सारी बातें जो है रिमाइंड करिएगा। रूबिस्को के लैंग्वेज में रूबिस्को से रिलेटेड एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, तो ध्यान दीजिएगा दैट रूबिस्को एंजाइम इट इज लाइट डिपेंडेंट एंजाइम, light dependent enzyme and require magnesium ion Mg++ as activator। ठीक है, सो लाइट के एब्सेंस में नहीं काम करेगा रूबिस्को, याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम आयन रूबिस्को के लिए एज एक्टिवेटर काम करेगा। इस लाइन से मुझे एक पॉइंट याद आ गया, आप लोगों ने सुना भी होगा दैट नाइट के टाइम पर, रात में पेड़ के नीचे या प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, पेड़ या प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। रीजन क्या है कि नाइट में, रात में जो है प्लांट्स दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ड्यूरिंग नाइट टाइम
जो भी लीफ है, लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो रुबिस्को एंजाइम है उसको लाइट नहीं मिल रहा है। जब रुबिस्को एंजाइम को लाइट नहीं मिलेगा तो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड को वो फिक्स नहीं करेगा ग्लूकोज में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो नाइट में एज रुबिस्को एंजाइम इज डिपेंड ऑन द लाइट, नाइट में, रात में रुबिस्को एंजाइम काम नहीं करेगा। सो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन फॉर द सर्वाइवल माइटोकॉन्ड्रिया तो जो है रेस्पिरेशन करता रहेगा प्लांट के बॉडी में। प्लांट के बॉडी में जितने भी सेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता रहेगा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ प्लांट्स रिलीजेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ड्यूरिंग नाइट। दैट्स वाई रात में पेड़ या प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। डे टाइम पर तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाता है प्लांट्स के थ्रू रुबिस्को एंजाइम एक्टिव है, और डे टाइम पर जो है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू ऑक्सीजन भी रिलीज होता है बाहर एटमॉस्फेयर में। बात समझा? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन या फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होता है ड्यू टू इनएक्टिवनेस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, पॉइंट समझ के रखिएगा। सो हमने कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, PCR साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, PCO साइकिल, C2 साइकिल कंप्लीट कर लिया। ट्रॉपिकल एरिया में बात तो सुनिए, ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो होते हैं C4 प्लांट, बट C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में बातें करेंगे C4 प्लांट्स में C4 साइकिल और C3 साइकिल तो यूनिवर्सल साइकिल है, दो साइकिल C4 प्लांट में परफॉर्म होंगे। पहले C4 साइकिल फिर C3 साइकिल, जिससे C4 साइकिल बेसिकली दे आर मोनोकॉट्स ट्रॉपिकल प्लांट्स, कैसे अपना फूड बनाएंगे, कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। C4 प्लांट्स के पास स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, स्पेशल एनाटॉमी ऑफ लीफ होता है। दैट स्पेशल एनाटॉमी ऑफ लीफ help the Rubisco enzyme to get more and more carbon dioxide। इसलिए C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल या दूर दूर तक ये वेस्टफुल प्रोसेस नहीं होगा। क्या है स्पेशल एनाटॉमी? C4 प्लांट कैसे अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बातें करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।